जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 15 का भाग 2 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था नीलकंठ। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दोनों पक्षी बड़े हो गए, उनकी बनावट बड़ी हो गई, तो वो क्या, जो लेखिका थी उसको अपना कमरा जो था वो चिड़िया खाने की तरह लगने लगा। तो वो क्या करती है, किसी तरीके से दोनों पक्षियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाती है, जहां पर उसके सामान्य जीव जंतु रहते थे, जो जीव जंतुओं का सामान्य निवास स्थान था। तो उन दोनों के आने पर जो वहाँ पे पहले से रहने वाले जीव जंतु थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर कुतूहल था, और फिर वो सब उनका स्वागत करते हैं। कबूतर जो था वो नाचने लगता है और उसके चारों ओर घूमने लगता है गुटर गूं करके। खरगोश जो थे वो बहुत गंभीरता से उसका निरीक्षण करने लगते हैं, और जो छोटे खरगोश थे उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगते हैं। तो जितने पक्षी थे सब उनका निरीक्षण कर रहे थे, उनका परीक्षण कर रहे थे। जो चिड़ियाघर था उसमें लग रहा था कि जैसे भूचाल आ गया हो। तो दोनों जो मोर के बच्चे थे वो बढ़ने लगे, उनका जो कायाकल्प था वो धीरे धीरे रंगमय हो गया। तो ये सब होने के बाद क्या करता था, जो नीलकंठ था, उस मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वो नीले रंग की थी, तो इसलिए उसका नाम नीलकंठ रख दिया गया। और उसकी छाया के समान मोरनी रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रख दिया गया। तो दोनों एक साथ रहते थे। नीलकंठ क्या करता था, जहाँ सभी पक्षियों को दाना दिया जाता था वो उन सभी पक्षियों को लेकर वहाँ पर, सभी जीव जंतुओं को लेकर वहाँ पर जाता था। यानी वो उस जीव जंतुओं का सेनापति बन गया और उनकी रक्षा करने लगा। एक दिन क्या होता है कि जाली में एक सांप घुस जाता है, तो सब जीव जंतु भागने लगते हैं इधर उधर। मोर जो था वो अपने झूले में झूल रहा था, तो अचानक एक छोटा सा खरगोश का बच्चा उस सांप की पकड़ में आ जाता है। वो बहुत ही धीरे धीरे ची ची करता रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। नीलकंठ को उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो अपने झूले से उतर कर आता है और उसको बचाता है। तो लेखिका भी उसे देखती है और सब लोग देखकर समझ जाते हैं कि ये जो है नीलकंठ यानी मोर, वो कार्तिकेय जी का युद्ध वाहन क्यों था, क्यों इसको कार्तिकेय जी ने अपने लिए चुना, क्योंकि उसका स्वभाव इतना अच्छा है। मोर जो है वो कैसा पक्षी है? कला प्रिय है, वीर पक्षी है। मोर जो है वो कला प्रिय वीर पक्षी होता है और हिंसक नहीं होता है। इसीलिए इसको जो है बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि जो बाज और चील होते हैं उनका जीवन जो होता है वो बहुत ही क्रूर होता है, बहुत निर्दयी काम करते हैं वो सब। लेकिन मोर जो होता है वो निर्दयी नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानी सुनाती हूँ। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। उनके अंदर, नीलकंठ के अंदर जो था उसकी जाति की विशेषताएं तो थी ही, साथ ही मानव के तरीके से भी वो रहने लगा था। मानवीकरण हो गया था, जैसे मानव के अंदर होता है उनके कि वो किसी की कैसे सहायता करें, क्या कैसे सबके साथ मिलजुल कर रहें, तो वैसे ही उसके अंदर भी वो गुण आ गए थे। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। जब मेघ घेरते थे, यानी बादल घेरता था चारों तरफ, तो क्या करता था नीलकंठ? अपने सुंदर सुंदर पंखों को
मतलब फैलाकर वो नृत्य करने लगता था। तो आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। कभी वो आगे आता था, कभी पीछे जाता था, कभी दाहिने जाता था, नृत्य करता था चारों तरफ घूम घूम करके। तो राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। मोरनी जो होती है वो मोर के समान नहीं नाच सकती, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। लेकिन जब वो चलती थी उसकी चाल में ही वो छंद रहता था, एक अलग तरीके का लय होता था उसके चाल में। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। जब नीलकंठ नृत्य करता था तो राधा क्या करती थी कि उसके दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श करती हुई दाहिनी ओर निकल जाती थी। तो इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। मतलब जब वो नृत्य करता था तो वो उसकी परिक्रमा करती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। लेखिका कहती है कि नीलकंठ को कैसे ये समझ आ गया कि मुझे उसका नाचना बहुत अच्छा लगता है, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है कि जब मैं जाली घर के पास पहुंचती हूँ तो नीलकंठ जो होता है वो अपने झूले से उतरकर नीचे आता है और अपने पंखों को फैलाकर जिस तरीके से वो नृत्य करता है उसी रूप में वो खड़ा हो जाता है। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। तब से वो क्या करता था, वो प्रतिदिन यही काम करता था। जब महादेवी वर्मा जाली घर के पास जाती थी तो वो नृत्य की भंगिमा में नृत्य करने के रूप में खड़ा हो जाता था। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। मतलब अक्सर उनसे मिलने कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि आते थे तो वो भी वहाँ पहुँच जाते थे और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूति हो उठता था। नीलकंठ की मुद्रा को देखकर वो बहुत खुश होते थे और वे समझते थे कि वो उनका सम्मान कर रहा है, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। कई विदेशी महिलाएं जो मुझसे मिलने आई थी वो इस तरीके से नीलकंठ को देखकर उसको क्या उपाधि दे डाली, परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। लेखिका कहती है कि जिस नुकीले और पैने चोंच से वो भयंकर खतरनाक विषधारी सांप को खंड खंड कर सकता था, विषैले सांप को, उसी से वो क्या करता था कि लेखिका के हाथ पे हथेली पर भुने हुए चने जो रखे रहते थे उसे बड़ी कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाता था। तो ये देखकर लेखिका को हंसी भी आती थी और उसे आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मोर को फल के वृक्ष उतने अच्छे नहीं लगते थे, उसे कौन से वृक्ष ज़्यादा अच्छे लगते थे, पुष्पित और यानी फूलों से लदे हुए और पल्लवित वृक्ष, जो नए नए पल्लव निकले होते हैं और नए पुष्प निकले होते हैं, ऐसे वृक्ष उसको ज़्यादा अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। जब वसंत ऋतु में आम के वृक्ष पर सुनहली मंजरियां यानी बौर लग जाते थे तो और अशोक के जो
पेड़ थे वो लाल लाल पत्तों से, नए नए जो लाल लाल पत्ते निकले थे उससे ढक जाते थे, तब जो नीलकंठ था वो जाली घर में इतना अस्थिर हो जाता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मोरों की जो ऋतु होती है, सबसे अच्छी उन्हें कौन सी ऋतु लगती है? वर्षा ऋतु लगती है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। लेखिका कहती है कि जब मेघ उमड़ते थे, यानी बादल जब घेरते थे, इधर उधर बादल उमड़ते थे, तो उनके उमड़ के आने से पहले ही जो नीलकंठ जो था वो क्या करता था कि हवा में जो उसकी आहट है उसे ही जान लेता था कि अब बादल घिरने वाले हैं, अब आसमान में बादल आने वाले हैं। तो वो तब से उसकी जो गूंज थी वो चालू हो जाती थी, मतलब वो धीरे धीरे बोलने से शुरू करता था और तेजी तेजी से बोलने लगता था। धीरे से शुरू करते करते अंत में तीव्रतर हो जाता था, यानी बहुत ज़्यादा तेज बोलने लगते थे। जैसे लगता था कि बूंदों के उतरने के लिए वे सब पंक्ति बना रहे हैं। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता। जैसे जैसे मेघ गरजते थे, उन्हीं के गरजने के ताल पर नीलकंठ जो था वो नृत्य अपना आरंभ करता था। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। लेखिका कहती है कि जब मेघ का गर्जन होता था तो वो नृत्य करना आरंभ करता था, और मेघ का गर्जन जो था, जितना अधिक मेघ गरजते थे और बिजली जितनी अधिक चमकती थी या बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तेज बारिश होती थी, नीलकंठ भी उतने ही तेजी से नृत्य करता था। और उसका जो स्वर था वो भी उतना ही ज़्यादा तीव्र होता जाता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर अपना दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। क्या करता था? जब वर्षा रुक जाती थी, थम जाने का मतलब है रुक जाना, तो वर्षा के रुक जाने पर नीलकंठ क्या करता था? दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर उसके सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो राधा थी और जो नीलकंठ थे, दोनों ऐसा काम करते थे कि जो उनके पंखों से बूंद टपकती थी उसे वे पी लेते थे और पी कर उनके पंखों का गीलापन दूर करते थे, उन्हें सुखाते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। ये जो उत्सव चल रहा था, आनंद का उत्सव, यानी बहुत खुशी का माहौल चल रहा था, उसमें कैसे ये एकाएक बिना मेल का स्वर बज उठा, कैसे दुख आ गया उसमें। यह भी एक करुण कथा है, यह एक दुखदाई कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। एक दिन क्या होता है, लेखिका कहती है कि मुझे किसी कार्य से जाना पड़ा, नखास कोने के तरफ से निकलना पड़ा, तो जो बड़े मियाँ थे चिड़िया वाले, उन्होंने उनके कार को पहले की तरह रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। लेखिका ने सोचा कि इस बार मैं कोई भी चीज़ नहीं लूँगी, इस बार कोई पशु पक्षी नहीं लूँगी, मैं नहीं देखूँगी किसी भी पिंजड़े की तरफ। तो उन्होंने केवल
बड़े मियाँ की तरफ देखा, उनकी दाढ़ी की तरफ और कान से लटकते सफ़ेद डोरे की तरफ जो उनके ऐनक से बंधे हुए थे। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी, लेकिन जो बड़े मियाँ थे उनके पैरों के पास एक मोरनी थी जो कि लेखिका बिना देखे उसे नहीं रह पा रही थी। तो लेखिका ने उसको देखा और वो मोरनी बिल्कुल राधा के जैसी ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थीं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। उसके जो जो मोरनी थी उसके पंजों की उंगलियां जो थीं वो टूट गई थीं और उसे मूंज से बांधा गया था। तो इस तरीके से वो टूट गई थी कि वो उस अपने पंजे पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। बड़े मियाँ जो थे वो, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि बड़े मियाँ बहुत ज़्यादा बोलते थे। उनके बोलने के आगे कोई भी नहीं बोल सकता था। तो फिर से वो अपना भाषण देना शुरू कर देते हैं। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। बड़े मियाँ कहते हैं कि देखिए गुरुजी, ये जो मोरनी है इसको किस तरीके से उस चिड़ी ने मारा है, किस तरीके से पकड़ा है। ऐसे कभी चिड़िया कोई पकड़ी जाती है? आप अगर नहीं आई होती तो मैं इस मोरनी को उसी के सिर पर पटक देता, मतलब उसी को वापस कर देता कि मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं आप भी इस अधमरी मोरनी को क्या करेंगी ले जा कर के? आपको मैं इसको ले जाने के लिए कैसे कहूँ? तो बड़े मियाँ लेखिका से बातें करते हैं। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। लेखिका कहती है कि मैंने सब कुछ सुना और देखा, उसके बाद मैं उसे 7 रुपये देकर अगली सीट पर बैठाकर फिर से अपने घर ले आई और अपने पढ़ने लिखने के कमरे को फिर से एक बार अस्पताल बनाया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। लेखिका जो थी वो अच्छी तरीके से उसकी मरहम पट्टी की, उसके पैरों की और उसकी देखभाल की, तो वो महीने भर में वो ठीक ठाक हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, लेकिन जो उंगलियां थी वो वैसी ही टेढ़ी और मेढ़ी ही रह गई, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। लेकिन जो मोरनी थी वो अब पंजों पर अपने चलने लगी थी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। और तब जब वो चलने लगी अपने पैरों पर, तब लेखिका ने उस मोरनी को भी उसी जाली घर में पहुंचा दिया और उसका नाम रखा कुब्जा। उसका कुब्जा नाम रखा गया। तो आज बस इतना ही। आगे की कहानी मैं आप लोगों को आगे के भाग में बताऊंगी। अब इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो और इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकती हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखकर और पढ़कर फिर उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न है, मेघों की सांवली छाया में नीलकंठ क्या करता था? पहला प्रश्न है कि मेघों की सांवली छाया में नीलकंठ क्या करता था। दूसरा प्रश्न है, जब नीलकंठ नृत्य करता था तो राधा क्या करती थी। तीसरा प्रश्न है, नीलकंठ लेखिका को देखकर क्या करता था। चौथा प्रश्न है, विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी। पांचवा प्रश्न है, नीलकंठ को क्या भाते थे। और छठा प्रश्न है, वर्षा के थम जाने पर वह क्या करता था।
7वां प्रश्न है कि लेखिका ने उस दूसरी मोरनी का क्या नाम रखा। तो ये आपके 7 प्रश्न हैं। इन 7 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और ध्यान से इस पाठ को पढ़ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। धन्यवाद।